बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे चंद उन गलतफहमियों की बारे में जो कि अफवाज पाकिस्तान के बारे में फैलाई जाती हैं और वो काफ़ी अरसे से चल रही हैं। उससे गलतफहमियों का अंबार पैदा हुआ, जिससे आप ये देखिए कि मुल्क के अंदर एक टोटल परसेप्शन डिफरेंट हो जाती है। एक हमारे यहाँ एक आप कह लीजिए कि एक बागियाना रविश वाली, जिनके ताल्लुकात, जिनके टेंटिकल्स बाहर हैं, ख़ातून हैं, आज भी मुल्क से बाहर हैं और वो पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ उनका उठना बैठना है। उन्होंने किताब लिखी थी मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, और उसमें एक ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई जिससे यूँ लगता था कि अफवाज पाकिस्तान सारा कारोबार लेके बैठी हुई हैं, वो कारोबार कर रही हैं और इसमें मुल्क का सरमाया शायद अफवाज पाकिस्तान खा रही हैं। फिर इसके साथ साथ एक बात ये फैलाई गई कि 80% बजट तो हमारा अफवाज पाकिस्तान खा जाती हैं। मैं दूसरी चीज़ों पे बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं ये इन दो चीज़ों पे पहले वजाहत कर दूँ। अफवाज पाकिस्तान का बिज़नेस, ये अफवाज पाकिस्तान का बिज़नेस नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे फौजी फाउंडेशन का अदारा चलता है और जिसके पास मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं। इसी तरह आर्मी का अपना एक वेलफेयर ट्रस्ट है जो कि वो भी सिविलियंस चलाते हैं और उसमें सिर्फ कंट्रोल GHQ में एडजुटेंट जनरल के पास है, उसके अलावा उसका कुछ नहीं। अब ये जो फौजी फाउंडेशन है, इसके अदारे हैं, जो फौजी फर्टिलाइज़र है, फौजी बिन कासम है, फौजी सीमेंट है, ये वो अदारे हैं जो कि बनाए गए। शुरू में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की गई कि ये जो वेलफेयर का पैसा हिंदुस्तान में मौजूद था एक हमारी मुत्तहिदा फ़ौज के खाते में, उसके हिसाब में, उसमें से जब बाइफर्केशन हुई, हमारी फ़ौज अलहदा की गई, हमें हिस्सा मेरा फ़ौज का, तो उसमें हमारे उसी हिस्से के मुताबिक ये पैसे भी हमारे हिस्से में आए। और ये पैसे क्या थे? ये हमारे जवानों की कंट्रीब्यूशन थी। जैसे आप ये जो लेबर वाले हैं, ये लेबर हमारी मुख्तलिफ फैक्ट्रीज जो हैं, ये लेबर के लिए उनके ओल्ड एज जो है बेनिफिट वगैरह का प्रोग्राम, उसमें फ़ंड देते हैं, उसमें चंदा देते हैं, उनकी पे में से काटते हैं। इसी तरह ये था और ये हमारे जवानों का पैसा था। ये मिला और ये सोचा गया कि बजाय ये तकसीम कर दिया जाए इन लोगों में, इसको कहीं इन्वेस्ट किया जाए। और शुरू में इन्वेस्ट किया गया एक टेक्सटाइल के बिजनेस में, जहाँ खाकी कपड़ा बनना शुरू हुआ। जो वर्दियों का हमारा कपड़ा था वो आर्मी लेती थी और ये चला काम। लेकिन उसके बाद फिर ये बिज़नेस बढ़ाया गया और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक डिसिप्लिन था इस कारोबार में, ज़ाती मफादात नहीं थे और इस बिज़नेस को सिर्फ बढ़ाने का मकसद था कि इन्वेस्टमेंट जो वो आगे जाए, किसी की जेब में ये पैसा नहीं जाता था। वो बिज़नेस बढ़ा, फर्टिलाइज़र वगैरह की फैक्ट्रियाँ आई, वो लगा। अब जो गलतफहमियाँ पैदा की जाती हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा। गलतफहमियाँ ये पैदा की जाती हैं कि जी ये अफवाज पाकिस्तान का सारा पैसा है, पता नहीं कहाँ जाता है। पहली बात तो ये है कि इन सारे अदारों में जो हमारी फौजी फाउंडेशन है उसका 43% शेयर है, बाकी 57% पाकिस्तान के बाकी आम आदमी का, बैंकों का या और अदारों का उनका शेयर है। कोई इसमें 100% शेयर फौजी फाउंडेशन के पास नहीं है। इसके साथ साथ ये है कि ये अदारे चलाने वाले चंद एक इसमें कुछ परसेंटेज, आप कह लीजिए कि 6 या 7% रिटायर्ड फौजी हैं, बाकी तमाम सिविलियन टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उसमें, और कोई भी इसमें टेक्निकल साइड पे जो कि मेनली है ही टेक्निकल, वो कोई भी फौजी लोग उसमें नहीं है। फौजी रिटायर्ड लोग हैं चंद एक, वो पूरी टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका चंद आप कह लीजिए कि 5-6% होंगे। तीसरी बात यह है कि ये बिजली, गैस या कोई भी मटेरियल हुकूमत से लेते हैं, वो 100% उसी रेट पे लेते हैं जिस रेट के ऊपर पाकिस्तान में किसी भी और इंडस्ट्री को दिया जाता है। कोई रियायत किसी किस्म की नहीं है। और लास्ट में मैं बात बताना चाहता हूं कि ये कंपनियां पाकिस्तान को, पाकिस्तान के FBR को सबसे ज़्यादा टैक्स देती हैं। इकॉनमी में बहुत बड़ा हिस्सा है इनका। न सिर्फ ये कि खाद वगैरह ये चीज़ें जो हैं हमारे ज़री मुल्क है इसके लिए बेहद अहम है,
और इसमें बड़ी थोड़ी इंडस्ट्री है जो काम कर रही है, उसमें फौजी ग्रुप भी है। ये एक मुल्क की फलाह के लिए काम करने के साथ साथ इसमें से कमाई का 57% जो है वो आम आदमी को, पब्लिक को जाता है, और 43% यहाँ पे है जो वेलफेयर के लिए आता है। अब वो वेलफेयर का पैसा क्या है? वो वेलफेयर का ये पैसा है कि हमारे जो लोग रिटायर हो जाते हैं, बड़ी नेचुरली छोटी उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उनके बच्चे स्कूलों में भी पढ़ रहे होते हैं, तो देहातों में, दूर दराज इलाकों में उनके लिए डिस्पेंसरियाँ कायम की हुई हैं, उनके लिए स्कूल बनाए हुए हैं ताकि उनको, उनके बच्चों को सस्ती तालीम दी जा सके, क्योंकि उनके वसाइल इतने होते नहीं हैं। तो एक तो ये काम किया जाता है। उसके अलावा फलाह बहबूद के और काम हैं। मसलन आप देखिए कि हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी से मामलात हुए, आपने देखा कि उसमें हज़ारों के हिसाब से हमारे लोग भी और हमारे फौजी भी अपने आज़ा गंवा बैठे। वो बेचारे ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं लेकिन उनके आज़ा नहीं। फौजी फाउंडेशन ने मसनूई आज़ा का कारखाना लगा के दिया, जहाँ बिल्कुल फ्री आर्मी के जो ज़ख्मी हैं या लोग हैं उनके लिए तो फ्री सब कुछ मिलता है, लेकिन अगर बाहर से कोई लेता है तो वो भी बड़े कंसेशनल रेट पे, क्योंकि ये रफ़ाई काम है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो फौजी फाउंडेशन करती है, जहां बाहर से किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है इस काम को करने की, और ये करते हैं। अब आप सोचिए कि क्या ये लोग जो ज़ख्मी हुए, जिनके आज़ाद चले गए, या वो लोग जो अपनी जवानी आर्मी में दे के मुल्क के दिफा के लिए और छोटी उम्र में रिटायर होकर चले गए, क्या ये इस कौम की जिम्मेदारी नहीं है? ये लोग क्या इस कौम का जिम्मा नहीं कि उनको संभाला जाए? जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, जिन्होंने अपनी जवानियां लुटा दी यहाँ पे, उनका ये इस मुल्क पे इतना हक नहीं है कि ये मुल्क उनको संभाले? लेकिन ये जानते हुए कि हमारी अपनी हुकूमत ये बोझ नहीं उठा सकती, ये अदारे फौजी फाउंडेशन के ये बोझ उठाते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से एक पैसा भी नहीं लिया जाता। अगर ये काम करना गुनाह है तो मेरा ख्याल है फिर उन लोगों को सोचना चाहिए जो ये किताबें लिख के फ़ौज पाकिस्तान को बदनाम करती हैं कि ये किस नुक्ता निगाह से गुनाह समझा जाता है। ये तो एक कौम की जिम्मेदारी है जो कौम की बजाय अफ़वाज पाकिस्तान खुद पूरा करके दे रही हैं। अब बात आ जाती है, बार बार ये अक्सर सुनने में आता है कि जी हम भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, अफ़वाज पाकिस्तान हायल हैं, फॉरेन पॉलिसी फ़ौज बनाती है। इससे बड़ा झूठ है कोई नहीं। अफ़वाज पाकिस्तान के साथ साथ इस मुल्क के जैसे भी लोग चाहते हैं, जिसके साथ अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, अफ़वाज पाकिस्तान उसमें कभी रुकावट नहीं बनती। और फॉरेन पॉलिसी के मामले में सिर्फ सिक्योरिटी के इश्यूज ऐसे हैं जिस पे अफ़वाज पाकिस्तान से मशावरत की जाती है, हमें पूछा जाता है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से इत्तला आती है, लेटर लिखा जाता है कि ये चीज़ें हैं, इसके बारे में आप सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अपनी राय दें, हमें मशवरा दें। चुनाचे वो मशवरा दिया जाता है, वो राय दी जाती है, और फिर फॉरेन ऑफिस में छोड़ा जाता है कि वो उसको इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते, या किस हद तक करते हैं। बिलअमूम वो हमारी राय को बहुत वक़्त देते हैं। और इसके अलावा अगर मशावरत कोई भी करना चाहे, फॉरेन मिनिस्टर करना चाहे या प्राइम मिनिस्टर करना चाहे, तो वो मशावरत है जो कि दी जाती है, वो कोई बंदिश नहीं है किसी पे ऊपर। अब कोई हमारी हुकूमत पे बंदिश नहीं है कि वो ज़रूर उसके मुताबिक अमल करें। जब ये चीज़ें तय हो जाती हैं या हमसे मशावरत हो जाती है, तो उसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान दोबारा राब्ता करके किसी को दबाव में नहीं लाती कि हमने ये कहा था, आपने ये क्यों नहीं किया। फिर पार्लियामेंट आपकी, हुकूमत को इजाज़त है, हुकूमत बिल्कुल आज़ाद है कि वो जो भी चीज़ चाहे पार्लियामेंट में ले जाके उस पर बात करे, बहस करे, और जो पार्लियामेंट से चीज़ होके आएगी वो फाइनल होगी। वो पाकिस्तान में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता जो चीज़ पार्लियामेंट से अप्रूव होके आएगी। तो ये हुकूमतों के काम है कि वो ये चीज़ें करें। फिर इसमें एक अफवाह ये उड़ाई जाती है कि फ़ौजी जर्नल जो हैं उनको ज़मीनें अलॉट कर, ज़मीनें लूट के ले गए, ये कर गए, वो कर गए। ऐसा हुआ नहीं। और मैं ये भी थोड़ा वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के रेगिस्तान के इलाके में जहाँ न पानी है, जहाँ ज़मीन को डेवलप करना या उसके ऊपर कोई फसल लगाना, ये कई सालों पे मुहीत काम और बड़ा मेहनत तलब है, पैसे लगते हैं उस पर। और वो आपके मुल्क की खिदमत है कि जो एक आम आदमी शायद वो ज़मीन डेवलप नहीं कर सकता, आप देते हैं किसी को अगर आर्मी में, तो वो डेवलप करके आपके मुल्क की इकॉनमी में हिस्सा डालता है। अगर वो गंदम है, कॉटन है, गन्ना है, कुछ भी है, वो ज़रिए अजनास
आपके मुल्क को ज़राअत में खुद मुख्तार बनाने में काम आती हैं। लेकिन ये चीज़ साथ समझने की है कि ये ज़मीन हर किसी को नहीं मिलती। ये जो एक सहूलत, एक फैसिलिटी रखी गई थी, ये पुराने वक्तों की चली आ रही है, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है कि अगर ये ज़मीन कहीं अवेलेबल होगी तो आपको आपके क्राइटेरिया के मुताबिक, सीनियरिटी के मुताबिक दी जा सकेगी। अगर नहीं है तो आपका कोई राइट नहीं है। और वो क्राइटेरिया क्या है? वो आपने GHQ में मार्क्स बनाए हुए हैं कि इन्होंने कितनी जंगों में हिस्सा लिया, क्या कारकर्दगी थी इनकी जंगों में, क्या इन्होंने मुख्तलिफ मामलात में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसके अलावा इनका कॉन्डक्ट कैसा रहा। ये जितने भी आपने ज़िंदगी अपनी वहाँ बिताई, उसमें जो जो मार्के आपने किए, उनका सबका हिसाब किताब लगा के तो फिर आपका मेरिट बनता है, जिससे पता चलता है कि 3 लोग ऊपर वाले हैं जिनको दी जा सकती है, उसके बाद बाकियों को नहीं दी जा सकती। तो इस तरह कुछ लोगों को मिलती है। लेकिन इसमें जो फ़ायदा है वो ये है कि GHQ इसमें अपनी बेवाओं को लुक आफ्टर करता है, अपने अपाहज लोग जो हो गए उनको लुक आफ्टर करता है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं रहे कि वो अपनी रोज़ी कमा सकें, उनको कोई चीज़ चाहिए, उनको दी जाती है। या ये कि बाज़ औक़ात ऐसे शुहदा जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनके बाल बच्चे के लिए उनको को रोज़गार मुहैया करना है। सो एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है जहां आप इन लोगों की फलाह बहबूद के लिए कुछ ना कुछ वहां से मुहैया करते हैं। लेकिन ये सबको नहीं मिलता। बहुत थोड़ी ज़मीन मिलती है, बहुत थोड़े लोगों को दी जा सकती है, हर किसी के हिस्से में नहीं आती। लेकिन बदनामी बाहर, शोर शराबा के ये ज़मीनें ले जाते हैं, ये मैं समझता हूँ बड़ी शर्मनाक बात है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ अक्सर औकात नाम आता है कि जनाब ये मुल्क तो लूट के खा गए, जर्नैल फलां खा गया, ये खा गया। ये सियासतदानों ने अपनी करप्शन को छुपाने के लिए ये एक ख़ास बहाना रखा हुआ है, एक ऐसा चर्चा किया हुआ है जिससे कि आप बदनाम करते हैं। मैं आर्मी में रह के इतने अरसा, जो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, जो मेरी जवानी थी, जो मेरा अच्छा वक्त था, वो सारा मैंने आर्मी में गुजारा। मुझे बड़ी खुशी है, मैं अपने ख़ानदान का पहला फ़र्द था जो आर्मी में गया, और मैं अपने ख़ानदान का आखिरी हूँ क्योंकि मेरे बाद और कोई गया नहीं आर्मी में। लेकिन मैं आज भी महसूस करता हूँ कि जो मेरी रूह को तस्कीन इस पेशे में आके मिली, जहाँ मैंने हकीकतन दिलो जान से अपने मुल्क की खिदमत की, ये मेरा फ़ख्र था। वहाँ अगर मुझे ये कोई ताना दे कि मैंने पैसे बनाए, खाए, रिश्वत, ये मेरी इज़्ज़त नफ्स के इंतहाई ख़िलाफ़ है। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो ये कि फ़ौज पाकिस्तान में पैसा खाने माने का कोई ख़ास ज़रिया नहीं है। 1-2 जगह हैं जहाँ पे कोई, जैसे DHAs हैं, वहाँ अगर किसी ने कुछ कर लिया, या कोई स्काउट्स में है, रेंजर्स में है, कहीं इधर उधर, तो वहाँ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी ने ले ली, उसके अलावा चांस नहीं मिलता। लेकिन उन जगहों पे, उन पोजीशनों में कौन जाते हैं, कितने लोग जाते हैं उन पोजीशनों में? लेकिन जो जुल्म है वो ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया, वो मुख्तलिफ ऑफिसर्स का नाम ले लेके उनके ऊपर जाली स्टोरीज बना के, टिकर्स बना के वो फ्लोट करते हैं कि जनाब ये इतना पैसा इसने बनाया, ये इतना खा गया, ये हुआ, वो हुआ। ये आप जानते नहीं है कि आप कितना नुकसान कर रहे हैं। एक तो ये कि जो बेगुनाह उसके ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगता है तो वो उसका दिल रोता है। दूसरी बात ये कि ये चीज़ें एक्सप्लॉइट करता है आपका दुश्मन, वो इस चीज़ का ढोल पीटता है और आपके अवाम में, लोगों में नफरत पैदा करता है। ये चीज़ देखने की है कि पहली बात यहाँ मौके नहीं, लेकिन अगर कोई हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे GHQ में सिस्टम ये आर्मी में कि हर कर्नल से, लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके ऊपर तक के रैंक के आदमी को हर साल अपने एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म आता है एडिशनल जनरल ब्रांच में, और हम कंपेयर करते हैं, और अगर किसी के एसेट में कोई फ़र्क आता है, पूछा, तो उससे हम तफसील लेते हैं, उसको सज़ा दी जा सकती है अगर कोई उसने ज़्यादती की। दूसरी बात यह कि इंटेलिजेंस है हमारी, बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस होती है, वो लोगों पर नज़र रखती है और ख़बर मिलती है। और फिर आर्मी का सिस्टम इतना स्विफ्ट है कि अगर एक दफ़ा आपको यकीन हो, आपकी इंक्वायरी बता दे कि इसने ये किया है, तो उसको सज़ा देने में देर नहीं लगती। और अगर इंक्वायरी में ये पता चले कि इसके ऊपर इसने किया ज़रूर है लेकिन इसमें साबित करना मुश्किल है, तो सिविल कोर्ट्स में तो वो आदमी छूट जाता है।
यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास इख्तियार होता है कि अगर वो चाहे तो वो उसको उसके बावजूद सजा दे दे, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर समझता है कि इसने ये काम किया है। लिहाजा कवानीन हमारे इस किस्म के हैं कि अफवाज पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह का छोटा मोटा काम कर भी ले, जो करोड़ों में नहीं होता, वो लाखों में नहीं होता, वो छोटी रकमें अगर किसी ने कर भी ली हैं तो उसको वो सज़ा देना आसान है, वो सज़ा से बच नहीं सकता। मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है कि अगर किसी को ये ख्याल है कि अफवाज पाकिस्तान में कोई बच जाने का रास्ता है, लोग मज़े कर रहे हैं, तो ये जो सिस्टम अफवाज पाकिस्तान के लिए वज़ा किया गया है सज़ा देने का, यही सिस्टम सिविल में भी रख लें करप्ट लोगों के लिए, सारे एक ही फुटिंग पे आ जाएंगे। क्योंकि आप देख लें सिविल में तो कुछ भी नहीं है। अब ये इस हुकूमत का ये आप देख लें, पिछले 2-3 साल 2-2.5 साल में कई केस 20 केस खुल चुके हैं, किसी एक में भी सजा नहीं हुई, केस फाइनल ही नहीं होते, लोग इसी तरह बैठ के चले जाएंगे, अगली हुकूमत आ जाएगी वो इन सबको छोड़ देगी। तो ये आर्मी अफोर्ड नहीं कर सकती। आर्मी करप्ट आदमी को यहाँ छोड़ के कि वो रबनी में बैठा रहे, अदालतें भुगतता रहे, वो नहीं। हमें अगर कुछ करना है तो उसको फौरन फारग करना है, सजा दे के जान छुड़ाओ। अगर बरी करना है, अगर उसके सजा नहीं बनती, उसने किया नहीं, वो बरी हो ताकि अपने महाज पे जाए। तो फौज पाकिस्तान का एक सिस्टम है जो हमें ज़हन में रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की अफवाहों से इज्तनाब करें। आजकल ये बड़ा सेंसिटिव वक्त है जहाँ हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी लड़ रहे हैं, हमारी मशरक़ी सरहदों पे दुश्मन हमें ललकार रहा है। कल हालात बिगड़ जाएं तो आप अगर इन्हीं मसाइल में फंसे होंगे तो आप सोचिए कि ये लोग, ये जवान जो आपके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, रोज़ शहादतें हासिल कर रहे हैं, इनकी फैमिलीज़ और इनके साथियों पे क्या गुजरेगी। मेरी आपसे इस्तदा है कि इन अफवाहों पे तवज्जो मत दें, एतमाद रखें अपनी अफवाज पे, और इंशाअल्लाह ये आपके एतमाद पे पूरा उतरेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।